वेल आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। एंड मेजर फोकस जो रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोग हमारे सिलेबस के अंदर, लाइक सीबीएसई सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 12th का जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन रखा हुआ है और इसके अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे आज। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं अंडर द सिलेबस, विद इन द सिलेबस, वो हम लोग मेजरली टॉपिक्स कवर कर सकें और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कनेक्ट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी वैसे तो हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7th 8th क्लास से शुरू हो जाती है प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी चीज़ें बार बार रिवाइज होती रहती हैं, तो प्रोबेबिलिटी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स में। क्लास 12th के बाद भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ने को मिलेंगी अगर आप ग्रेजुएशन में अपने जाते हैं। क्लास 12th का जो हमारा सिलेबस है उसमें अगर मैं बात करूं कंटेंट क्या क्या है, तो मेजरली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। द फर्स्ट थिंग इज विच इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द सेकंड वन इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। द थर्ड वन इज थ्योरम ऑफ total probability, and the last one is Bayes theorem. अब से 2-3 साल पहले तक का टॉपिक अगर हम देखें तो इसमें 2-3 चीजें और थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, बर्नौली थ्योरम एंड ऑल दैट, कई सारी चीजें थी जो कि अभी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई हैं। सो कुल मिला के अगर मैं बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी का जो मेरा सिलेबस है क्लास 12th सीबीएसई, वो इन 4 टॉपिक्स में मेनली डिवाइडेड है। एक एक करके इन चारों टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कैसे कहाँ डिफर कर रहा है। क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा काम है। जब आप प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो। क्या आप समझ पा रहे हो कि वो प्रॉब्लम टीटीपी से ली गई है? क्या आप समझ पा रहे हो कि वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है? क्या आप समझ पा रहे हो कि वो बेस का प्रॉब्लम है? तो सारा जो मतलब मेजर कंसर्न है वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं कि कब किस तरह से हम, जो मेंटल अप्रोच है, जो सोच होगी वो क्या होगी सवाल को देख के। ठीक है। सो पहले शुरुआत करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। देखो जी, ऐसा है थोड़ा सा रिलैक्स मोड में ही रहें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि हम एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पहले कोई कंडीशन लगा दी गई है। लाइक मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ लेकिन उससे पहले ये हो चुका है। राइट। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बात करता हूं। जैसे एक सवाल यहां दिया, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए किंग out of 52 cards given it is a face card. ऑलराइट। बहुत ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बुक से मैंने कॉपी नहीं किया है सवाल अभी। यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट करना और ये करना वो करना, वो सारी चीजें थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। हम मतलब मेजर सवाल को देख रहे हैं कि सवाल क्या है। कह रहा 52 कार्ड्स हैं, ओके। उन कार्ड्स में से एक किंग सेलेक्ट करना है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है कि वो एक फेस कार्ड भी है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब किंग अगर नॉर्मल हम करते हैं, बचपन से अब तक जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिक अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में आप क्या करते आ रहे हैं? क्लास 7th 8th से आप एक ही काम करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो द क्वेश्चन इज कि क्या सारे ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, क्या हम ये क्लासिकल अप्रोच से नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कैसे? अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब आप क्लासिकल अप्रोच लगाते हैं तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, इस टोटल नंबर ऑफ आउटकम को अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ
सेट थ्योरी ले जाता हूं कि मेरे टोटल आउटकम कितने हैं, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया, इजंट इट? मेरा ये हो गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस अगर मैं यहां से बात करूं तो सैंपल स्पेस, जनरल सैंपल स्पेस मेरा क्या बनेगा सर? सारे के सारे 52 कार्ड्स है ना, किंग होगा, क्वीन होंगी सारी, जैक होंगे, 1 2 3 टक 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 टक, ये पूरा का पूरा, यानी कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 52 एलिमेंट्स है। और अगर ये सवाल क्लास 10th लेवल से बनाया गया होता तो सीधे बोलता कि एक किंग निकालना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, मैं बोलता 4/52, प्रॉब्लम फिनिश। लेकिन अब जब ये बोल रहा है कि एक किंग निकालना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, गिवन दैट कि वो एक फेस कार्ड है, यानी कि आउट ऑफ 52 जो आपके पास थे, पहले वहां से आपने एक काम कर लिया है कि वहां से पहले आपने फेस कार्ड फैच कर लिए। तो ध्यान रहे कि जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल अप्रोच, तो आपको अपना सैंपल स्पेस रिड्यूस करना ही पड़ेगा। सैंपल स्पेस यहां रिड्यूस हो जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सादा भाषा रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम सर आप कह रहे हो कि यहां पर ना अब मेरे को सिर्फ फेस कार्ड से मतलब है, तो सिर्फ फेस कार्ड रख लेते हैं, यानी कि 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, कुल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया है, जो मेरा सैंपल स्पेस हो गया वो ये हो गया, जिसमें कि कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं। अब अगर इसी सवाल को मैं क्लासिकल अप्रोच से करना चाहता हूं, तो क्लासिकल अप्रोच मेरी क्या बोलती है भैया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं? इन 12 में से मेरे फेवरेबल कितने? किंग चाहिए ना 4, और टोटल आउटकम कितना है? 12। दैट सिंपली मींस द आंसर इज 1/3। ऑलराइट, तो अगर इस सवाल को, जहां कंडीशन लगी हुई है, अब हम बात करते हैं कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो अप्रोच है या जो हम निकाल रहे हैं क्लास 12th में, उसको हम कैसे करेंगे? कम विद मी। पहले तो एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अभी समझाता हूं इसको क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, क्या बोल रहा है? ये जो इस तरह से आप लाइन खींच रहे हैं, दिस इज गिवन, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हो चुका है। गिवन का मतलब बी हो चुका है, बिल्कुल सादा चीजें अपने दिमाग में बिठाइए। बी गिवन बी का मतलब जब बी हो चुका है, उसके बाद मुझे ए बता दीजिए आप। जैसे यहां पर कह रहा है कि फेस कार्ड आ चुके हैं, उसमें से किंग बता दीजिए। तो निकालते कैसे? सर ए और बी के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, डिवाइड बाय बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। इस सवाल को, अब यहां पर 2 इवेंट आपको दिखेंगी। पहली इवेंट क्या है सर? पहली इवेंट है हैविंग अ किंग। इवेंट ए डिफाइन कर देते हैं हैविंग किंग, और इवेंट बी हैविंग फेस कार्ड, हैविंग फेस कार्ड। और अब अगर इस चीज को इस फॉर्मूला पे मैं लेके चलता हूं, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? मैं ये तो निकालना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि किंग चाहता हूं गिवन दैट फेस कार्ड पर। ओके, पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी। आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा सर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी है क्या सर? वो किंग भी हो, ओके, और सर उसके साथ साथ ना वो एक फेस कार्ड भी हो, ठीक है। तो ऐसा 52 जो कार्ड्स हैं, उसमें से जब आप एक किंग भी लें और एक फेस कार्ड भी लें, तो मैं बात करूंगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी की तुम बात करोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, नॉट प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी, सर ऐसा कितनी बार हो सकता है? 4 ही बार होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है पूरे पर। ध्यान रहे, यहां कोई सैंपल स्पेस में रिड्यूस नहीं कर रहा हूं, पूरे पर चल रहा है सर। तो 4/52। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिर्फ बी, वो क्या है? बी क्या था आपका? फेस कार्ड निकालना है, 52 कार्ड में से फेस कार्ड निकालना है। फेस कार्ड तो 12 होता है, 12/, सो इट विल बिकम व्हाट इज 4/52 डिवाइड बाय 12/, so again we are getting 1/3. This is the approach that we are going to apply in class 12th. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जब बी हो चुका है, या बी गिवन है, या बी दे रखा है कि बी ऐसा हो चुका, उसके बाद ए का क्या हो रहा है वो निकालो, या इस बी पर ए निकालो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, ध्यान रखें, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी। दोनों बातों में अंतर समझिए। जब आप क्लासिकल अप्रोच से इसी सवाल को कर रहे होते हैं,
तो जब आप क्लासिकल अप्रोच, क्लास 10th वाला अप्रोच है, आपका सैंपल स्पेस आप रिड्यूस कर देंगे। वजह वो ये कह रहा है कि ये तो निकालो, लेकिन जब ये हो चुका है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई मेरा सैंपल स्पेस कम हो गया। तो यहां पर आपने देखा, जब मैंने इसे क्लासिकल अप्रोच से किया तो क्लासिकल अप्रोच से ये सवाल बिल्कुल सीधे सीधे हो रहा है कि हाँ जी 12 एलिमेंट रह जाएंगे हमारे पास, फेस कार्ड चाहिए आपको, उसमें से आपको किंग चाहिए 4/12। तो ध्यान रहेगा, अगर आप क्लासिकल अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्दो आई विल सजेस्ट, आई विल रिकमेंड, आई विल टेल यू कि आप इसको ना अप्लाई करें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इन बोर्ड एग्जामिनेशन टीचर इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप इसी से कर रहे हो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पर निकाल रहे होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए। ओके, एक दो सवाल इस पर और थोड़ा सा कंफर्ट बिठा लेते हैं। चलिए, आई एम हैविंग फ्यू प्रॉब्लम्स, सो लेट मी चेक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर सवाल अगर हम देखते हैं, वेल एक क्वेश्चन जो मैं यहां पर देख पा रहा हूं वो है, ए पेयर ऑफ डाई is thrown, find the probability of getting some 9 या 7, getting some 7 ले लेते हैं, of some 7, it is known second die always having a prime number, always having a prime number। चलिए जी, क्या बोल रहा है, ए पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है, क्लास 10 से जानते हैं पेयर ऑफ डाई फेंकेंगे 36 आउटकम आने वाले हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम 7 की, ठीक है, बट एक कंडीशन लगा दी गई है, सेकंड वाली पे मेरे को क्या चाहिए, प्राइम नंबर ही चाहिए। ठीक है जी, कोशिश करते हैं, पहले क्लासिकल से सोचते हैं क्या होगा। क्लासिकल से अगर आप इसे कर रहे हैं, सर देखो पहले तो ऐसा है ना कि प्राइम चाहिए सेकंड वाले पर, ये काम आपको पहले चाहिए, तो सेकंड वाली ये मेरी डाई 1, ये मेरी डाई 2, यहां पर मैं 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं और 5 ले सकता हूं। और इसको देखते हुए मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा, सर सेकंड वाली पे 2, अभी फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेकंड वाली 2 को फ्रीज करके अपना सैंपल स्पेस कम कर रहा है। अगर सर इस पर 2 है तो इसके साथ क्या हो सकता है, सर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, मतलब यहां पर कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 चीजें हो सकती हैं। इसके साथ भी 1 2 3 4 5 6 चीजें हो सकती हैं, इसके साथ भी 1 2 3 4 5 6 चीजें हो सकती हैं। यानी कि सर कुल मिलाकर यहां पर जो मेरा सैंपल स्पेस अब रह जाएगा वो 18 का रह जाएगा, इजंट इट भाई। 1 के साथ 2, 2 के साथ 2, 3 के साथ 2, इस तरह से 6 ये वाले 6 ये वाले 6 ये वाले, यानी कि मेरा जो सैंपल स्पेस है, टोटल आउटकम है मेरे पास, टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास, 18। ओके, अब आता हूं मैं अपनी पहली बात पर जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये मेरा टोटल आउटकम सैंपल स्पेस 36 से रिड्यूस होकर 18 पे आ गया है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सम 7। अब सम 7 वाली कितनी बात हो सकती है, सर 2 के साथ अगर 7 बनाना है तो 5 वाला काम कर जाएगा, 3 के साथ 7 बनाना है तो 4 वाला काम कर जाएगा, 5 के साथ 7 बनाना है तो, यानी कि इन 18 में से ये 3 आउटकम ऐसे होंगे जो मेरे फेवरेबल हैं। फेवरेबल कितने हैं, 3 है। तो अब मैं अपनी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग क्या, सम 7, सम 7 गिवन दैट, क्या गिवन है कि भैया सेकंड वाली पे प्राइम है, सेकंड वाली पे प्राइम है, तो इट इज 3/18 विच इज 1/6, इजंट इट। अब सर इसको हम करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहां पर इवेंट हम डिफाइन कर लेते हैं। लेट से मेरा पहला जो इवेंट है, इवेंट ए है मेरा प्रोबेबिलिटी सम 7, सम 7 आएगा, ये मेरा पहला इवेंट है। और इवेंट बी क्या है मेरा, हैविंग प्राइम ऑन सेकंड, प्राइम ऑन सेकंड। चलिए जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मैं निकालना चाहता हूं, तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
पहले इंटरसेक्शन बी पर फोकस करेंगे। मेरे पास टोटल 36 आउटकम होते हैं, उसमें से ऐसे कितने आउटकम है जिनका सम 7 भी आ रहा हो और वो प्राइम सेकंड वाले पर भी हो। थोड़ा सा यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। सर 7 भी आ रहा हो और सेकंड वाले पे ये हो, तो 3 ही थे सर, इजंट इट? ओके, 3 आउट ऑफ 36 टोटल आउटकम मेरे पास 36 है। अच्छा बी मतलब सिर्फ मेरे को प्राइम से मतलब है, सेकंड वाले पे प्राइम आ रहा हो, सेकंड वाले प्राइम आ रहा हो, ऐसा कितनी बार हो रहा था सर? सेकंड वाले प्राइम हो रहा था ऐसा 18 बार हुआ था, 6 बार यहाँ, 6 बार यहाँ, 6 बार यहाँ, 18/36, so it will become 1/6. So this is how we perform the problem on conditional probability, कि हम चाहें तो उसको क्लासिकल अप्रोच के थ्रू भी ले जा सकते हैं। इन दैट केस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमको अपना सैंपल स्पेस रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर हम सीधे सीधे बात करते हैं, सो दिस इज द मेजर फॉर्मूला इन आवर सिलेबस, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर मेरे को निकालना है तो दिस इज हाउ आई विल परफॉर्म। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मतलब आपको कहीं बी का ए के साथ निकालना हो, है ना, गिवन ए पर, तो ऊपर तो देखो कोई चेंज नहीं रहेगा, बी इंटरसेक्शन ए का हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का हो गया, तो ऊपर तो मैं ए इंटरसेक्शन बी ही लिख देता हूँ, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ। ध्यान ये रखना है कि नीचे हम उसको लेके चल रहे हैं जिसके साथ गिवन है, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लेके चल रहे हैं। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। एक और सवाल देखते हैं जरा, कंडीशनल पे थोड़ा सा कंफर्ट बिठाते हैं क्योंकि कंडीशनल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऑल राइट, चलो, what is the probability of having two boys in a family of 2 children when let's say second one is a boy? एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों लड़के ही होंगे, जबकि गिवन ये है दूसरा वाला तो लड़का है, ये कंफर्म हो चुका है। देखो पहले जनरल बात करते हैं सर, जनरली अगर हम क्लासिक की बात करते हैं, क्लासिकल नॉर्मल सैंपल स्पेस क्या होता सर? दोनों लड़के होते, पहला बेटा दूसरी बेटी होती, पहली बेटी दूसरा बेटा होता, या दोनों बेटियां होती। ये जनरल बात थी। अब हम इस सवाल को करना चाह रहे हैं, ये कह रहा है कि भैया मेरे को दोनों बेटे चाहिए, लेकिन गिवन कंडीशन ये दूसरा वाला कंफर्म है कि बेटा ही है, तो मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा रिड्यूस। अब दूसरा वाला बेटा, सर यहां दूसरा वाला बेटा है और यहां दूसरा वाला बेटा, यानी कि जो मेरा एक्चुअल सैंपल स्पेस इस प्रॉब्लम में लगने वाला है वो तो सर ये है बी बी और जी बी। वेरी गुड। उसमें से आप कह रहे हैं दोनों बेटे हो, यानी कि आपको पहला वाला दोनों बेटे, आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये ना लग के ये लगेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका जो सैंपल स्पेस है या टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो रिड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इसमें से मेरे को देखना है कि दोनों बेटे हों, सर एक ही है, यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉय क्या होगी सर? मेरा फेवरेट एक बार हो रहा है, टोटल आउटकम। दिस इज द क्लासिकल अप्रोच। नाउ कम टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। इवेंट ए दोनों बेटे 2 बॉयज, इवेंट बी सेकंड वन इज बॉय, सेकंड वन इज बॉय। निकालना क्या चाहता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि मेरे को दोनों बेटे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि दूसरा वाला बेटा है ये कंफर्म हो चुका है। कैसे चलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी को जरा ध्यान से देखना, हो क्या रहा है? कह रहा दोनों बेटे हैं, दूसरा वाला बेटा है, तो मतलब कुल मिला के दूसरा वाला बेटा है और दोनों बेटे हैं, इसका मतलब तो एक ही बार ऐसा हो सकता है भाई दूसरा वाला बेटा चाहिए लेकिन दोनों बेटे चाहिए, क्योंकि आप इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में दोनों को कॉमन लेके चलेंगे, तो दैट मीन सर ये तो एक ही बार हो सकता है, इजंट इट? आउट ऑफ फुल 4, अभी यहाँ सैंपल स्पेस पूरा चल रहा है जब हम वहां चल रहे हैं, सो 1/4। अच्छा, नीचे दूसरा वाला बेटा हो, बस इसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरा वाला बेटा सर 2 बार ऐसा हो रहा था, दूसरा वाला बेटा है आउट ऑफ 4,
सो इट बिकम्स 1/2। वेल, सो जब हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बड़ी इजी गोइंग सी चीज है। थोड़ा फॉर्मूला देके कई बार आप उसमें हो सकता है परेशान हो, मेमोराइज करें, ध्यान रखें कि ए इंटरसेक्शन भी डिवाइड बाय जो भी गिवन कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। और अगर इसी सवाल को हम क्लासिकल से कर रहे हैं, तो क्लासिकल से करने के लिए जो क्लास 10 तक का अप्रोच है हमारा, हमको अपना सैंपल स्पेस रिड्यूस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम। ऑल राइट, आई होप कि कंडीशनल में हमको कंफर्ट बैठ गया होगा। अब हम जा रहे हैं सेकंड टॉपिक पर, ओके, विच इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए जी, सो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आप इसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार चीज तो कुछ नई सी नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन बड़ा अच्छा है इसका। देखो, अभी कंडीशनल में तुम ये पढ़ के आए हो कि ए गिवन बी जब तुम निकालते हो तो तुम ऐसे निकालते हो, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इसको उधर ले आके मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाँ जी कर सकते हो। तो मैं कहूंगा इसको अगर मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इजंट इट? बस यही तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। फोकस करना जरा चीजों पर। एक्चुअली में काम कहां आ रही है, ये एप्लीकेशन क्या है, जब मुझे दो चीजों की साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काम आएगी। उसमें एक नया एड ऑन मैं करता हूं, इन दो चीजों के साथ साथ होने में भी एक ऑर्डर है कि ए पहले होगा बी बाद में होगा। साथ साथ होना अच्छी बात है कि हाँ ठीक है, होना दोनों को साथ साथ ही है, लेकिन जब वहां पर एक ऑर्डर है कि इसके होने के बाद ये हुआ है और इन दोनों के साथ साथ होने की, एक तो होता है सिर्फ साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, एक होता है कि भाई साथ साथ तो हो रहे हैं लेकिन ये फिक्स है कि पहले ये होगा तब ये होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो जब हम दूसरी वाली बात पर हैं कि मेरे को साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी तो चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, जब ए या बी में से फिक्स हो चुका है भैया पहले, फिलहाल इस केस में बात करूं ए पहले हो रहा है जैसे, बी बाद में हो रहा है। अच्छा, एक चीज अगर तुम लोग ध्यान से देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सर ये भी तो एक पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अगर आप निकाल रहे हो, तो सर ऊपर बी इंटरसेक्शन ए लिखने की बजाय ए इंटरसेक्शन बी लिखा रहे हैं तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ जी। तो अगर मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूं तो हाँ निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन। सर बात तो वही लग रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अंतर कहां पर है, अंतर यहां पर, यहां कह रहे हो बी ए गिवन बी और यहां ए बी गिवन ए। इसको बताने की वजह क्या थी, इसको बताने की वजह थी ताकि जब आप इसको याद रखते हैं या इसको ध्यान में रखते हैं तो उसको ये वाला तरीका थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। जरा ए और बी ना देख के इसको ऐसे देखना कि मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी ऑर्डर की बात हो चुकी है, पहले ये होगी फिर ये होगी, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। इसको याद रखने में थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा है कि पहले लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट की, ओके, इनटू फिर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गिवन, सॉरी सेकंड गिवन फर्स्ट। पहले की प्रोबेबिलिटी लिखो, ओके, दूसरे की प्रोबेबिलिटी लिखो, लेकिन दूसरे की प्रोबेबिलिटी तब लिखो जब फर्स्ट हो चुका है। यहां पर थोड़ा उल्टा मामला है क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये लग रहा है ये दूसरा है, तो यहां ध्यान रखना पड़ रहा है कि दूसरे को लेना पड़ेगा, वहां कुछ नहीं ध्यान रखना है। ए और बी में अगर आप डिफाइंड है कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, पहले की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन पर। अगर यही सवाल 3 के लिए आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले की इंटरसेक्शन दूसरे की इंटरसेक्शन तीसरे की, एंड प्लीज ध्यान रखिए यहां पर ये नॉर्मल इंटरसेक्शन नहीं है, ये फिक्स हो चुका है, पहले फर्स्ट हो रहा है इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा है, उसके बाद सेकंड हो रहा है, फिर जो बचा हुआ है उसमें से थर्ड हो रहा है। कैसे करेंगे, अब देखो इससे याद करना आसान हो जाएगा। सर पहले की प्रोबेबिलिटी, ओके, इनटू सर दूसरे की प्रोबेबिलिटी लेकिन जब पहला हो चुका है, ओके, इनटू सर तीसरे की प्रोबेबिलिटी जब पहला और दूसरा दोनों हो चुके हैं, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, जब पहला और दूसरा दोनों हो चुके हैं।
ऐसे ही 4 के लिए कंटिन्यूशन में इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अब इसको ए बी सी करके रखोगे तो ए, फिर यहां लिखोगे बी गिवन ए, फिर लिखोगे सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, पहला दूसरा तीसरा इस ऑर्डर में चल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्चुअली में काम कहां पे कर रही है? सर जब मैं 2 या 3 चीजों के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, लेकिन देयर इज ए प्रॉपर अरेंजमेंट कि पहले ये होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी, अब इन तीनों के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए लो फिर बी लो गिवन ए पर, यानी कि पहले की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी, पहला जब हो चुका है गिवन पर। यहीं से एक छोटा सा कंसेप्ट और बन जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट किनको बोलेंगे? सर इंडिपेंडेंट इवेंट वो होगी जब ए को कोई फर्क नहीं पड़ता बी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बी को कोई फर्क नहीं पड़ता ए हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि यहां पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ए के बराबर ही आएगी, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना कि बी हो गया था या नहीं हुआ था, उसकी तो जितनी थी उतनी रहेगी। सिमिलरली अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे ना गिवन ए पर, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही आएगी, बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ए हो चुका है या नहीं हुआ है। सच इवेंट्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इस चीज को मैं यहां अप्लाई कर दूं दोनों में से किसी पर भी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का तो मैं नहीं लगता कि एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप कह रहे हो मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकता हूं, तो क्या ये नहीं बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड कोई सवाल आपके पास आता है तो आप इतना ध्यान रखिए, उनके साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। जैसे वो आपको बोल देता है वेरीफाई करिए, आपके एनसीईआरटी में कई जगह ऐसे सवाल दिए हुए हैं कि वेरीफाई करिए ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। ए की प्रोबेबिलिटी लाओ, बी की प्रोबेबिलिटी लाओ, मल्टीप्लाई करो, और एक बार ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी लाओ। अगर ये सेम आ जाते हैं तो आप कह दोगे कि इवेंट्स कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूज तो मैं कैसे भी कर सकता हूं, बट जो ऑर्डर है अगर मैं इस तरह से दिमाग में रखूं तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन, ये सबको लग रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो हम निकालते थे, हाँ निकालते थे, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ना चीज मॉडिफाई हो गई है। क्या हो गई है कि अब वो बोल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी तो है बॉस, लेकिन ए पहले हो रहा है बी बाद में हो रहा है। अभी इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम पिक कैसे करना है और फिर उसको आगे बढ़ाना कैसे, ठीक है। सो आई होप कि यहां से चीजें 2-3 मेन बातें हैं। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल क्लासिकल से भी हो रहा है, वहां पर सैंपल स्पेस रिड्यूस करना पड़ रहा है। बाकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सीधी सी है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ऊपर इंटरसेक्शन नीचे बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल से ही बना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को, अगर आप देखें तो वहीं से हमने जनरेट किया तो मल्टीप्लाई करके। तो थ्योरम इतनी बोलती है कि दो चीजों के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। कैसे? पहले की होने की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटी जब पहला हो चुका है। मैं सीधे यहां पर आ गया, अगर 3 के बाद है तो पहले की होने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटी जब पहला हो चुका है, फिर तीसरे की होने की प्रोबेबिलिटी जब पहले और दूसरे दोनों हो चुके हैं। ऑल राइट, सो आई होप कि यहां तक की बात। इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट हम किसको बोलते हैं? दिस इज द वे कि इंडिपेंडेंट इवेंट आर द इवेंट जहां उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। चलो जी, इस पर कुछ सवाल देखते हैं। आई एम हैविंग फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स। देखो बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, देखा वर्ड, ये ही वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड, ये तो सब कार्ड ऑफ 52, फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर किंग, फाइंड
प्रोबेबिलिटी बोथ आर किंग। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों किंग है सक्सेसिवली, यानी कि पहला वाला भी किंग, उसके बाद दूसरा वाला भी किंग। Two cards are drawn successively without replacement from a well shuffled card of 52. Find the probability that both are king. ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर मैं इसको लेके चलता कैसे करता, सर मेरे पास 52 कार्ड है, पहला कार्ड आप फिक्स कर चुके, किंग चाहिए, तो फर्स्ट किंग क्या आएगा सर, इट इज ऑब्वियसली 4/52, 1/13। सेकंड भी किंग आएगा, सेकंड भी किंग आएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, सेकंड वाले में क्या हुआ ना, अब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट ही हमने ले रखा है, इजंट इट और नॉट, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो सर सेकंड वाले में क्या करोगे आप, एक कार्ड निकल चुका है और वो किंग निकल चुका है, मुझे कंफर्म हो चुका है। अब 52 की जगह कितने रह गए होंगे, 51 रह गए होंगे, और किंग 3 रह गए पक्के से मुझे पता है, यानी कि 3, 1 और 17। सो पहला वाला किंग और दूसरा वाला किंग, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी कुल मिला के 17। सो पहला वाला किंग और दूसरा वाला किंग, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी कुल मिला के 1/13, 1/17 आ रही है। अब अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों को मुझे मर्ज करके अपना आउटकम बनाना है, राइट। सो भाई पहला वाला किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, दूसरा किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अगर मेरे को ओवरऑल दोनों बातों की साथ साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग which is 1/13 into 1/17. So what will be the answer, 220, 1/221. Okay, so this is how we can perform। अब इसको सर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसको सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करूं तो कैसे करूंगा। इवन डिफाइन करिए, मैं यही डिफाइन कर दूं, लेट से मेरा, चलो यहां कर दो, किंग आएगा और ये भी किंग ही चाहिए मेरे को। अब मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी का चीज की, ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, कैसे निकालूंगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी जबकि पहला हो चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अप्रोच यही आ रही है, पहले की प्रोबेबिलिटी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी 52 कार्ड्स हैं, किंग आने की प्रोबेबिलिटी सर 4/52। अब सर ये तो हो चुका, अब दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली वहां कार्ड बचे 51, उसमें कितने किंग है मेरे पास, 3 किंग है। तो अभी भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बात तो वहीं पहुंचेगी, ये 13 टाइम, ये 70 टाइम, एंड यू आर गेटिंग 1/220। सो दिस इज हाउ कि चलो एक आध प्रॉब्लम इस पर और देख लेता है। तो मल्टीप्लिकेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऐसे वैसे कोई बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने वाली चीज नहीं है। थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में देख रहे हैं तो थोड़ा परेशानी बढ़ रही है, अदरवाइज हम ये सोचें कि जब 2 या 3 चीजों की साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालनी है, पहले की प्रोबेबिलिटी निकालो इनटू दूसरे की निकालो जबकि पहला हो चुका है, इनटू तीसरे की निकालो जबकि पहले दूसरे दोनों हो चुके हैं, एंड लाइक दैट। वेल वी कैन हैव वन मोर प्रॉब्लम। आउट ऑफ 1 to 100, one number is selected, one number is selected randomly. What is the probability, what is the probability that it is divisible by, that it is divisible by 6 or 8 but not 24। ओके फाइन। सो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग 1 से लेकर 100 तक के हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है, उसमें से मेरे को एक नंबर सेलेक्ट करना है जिस नंबर के अंदर 2 चीजों को मेरे को रिक्वायरमेंट है, 6 और 8 से डिविजिबल हो लेकिन 24 से डिवाइड ना होता हो। फाइन,
चलो जी, नॉर्मल तरीका देखें क्या कर सकते हैं। सर पहले 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने होंगे 1 से 100 के बीच? नंबर्स डिविजिबल बाय व्हाट? 6। 6 से जरा डिवाइड लगाना 100 को, तो 16 टाइम्स हो जाएंगे ना, तो कितने नंबर हो जाएंगे? 16 नंबर हो गए। ऐसे ही नंबर डिविजिबल बाय हाउ मेनी, व्हाट इज 8? 8 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 8 बन जाए 8, देन यू आर हैविंग 12। तो 6 और 8 से दोनों से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर 6 एंड 8 बोथ डिविजिबल नंबर कितने होंगे सर? 16 प्लस 12। लेकिन हमें पता है यहां हम एक एरर कर रहे हैं। क्या एरर कर रहे हैं सर? देखो इसके अंदर और इसके अंदर कुछ नंबर ऐसे जो कॉमन है, वो एक्चुअली में कौन से? 24 से डिवाइड होने वाले कुछ नंबर यहाँ बैठे होंगे जो 6 से हो रहे हैं, 24 से हो रहे होंगे। तो 24 से डिवाइड होने वाले कुछ नंबर इसमें भी बैठे होंगे। ये नंबर आपने 2 बार ले लिए। जब 6 को आपने काउंट किया तब भी ले लिए, जब आपने 8 को काउंट किया, और एक चीज को एक ही बार ले सकते हैं। तो मुझे इन नंबर्स को कम से कम एक बार माइनस कर देना चाहिए। सो यहां पर इसको मैं, ये इनकरेक्ट बात हुई है ना, इट इज इनकरेक्ट। अभी अगर मैं करेक्ट बात करता हूं इसमें, तो करेक्ट तो ये हुई सर 28 में से वो नंबर हटाओ जो 2 2 बार काउंट हो गए। ऐसे कौन है? 24 से डिवाइड होने वाले 24 3 48 3 72 96 90, 4 नंबर हो गए ऐसे, है ना? ये वाले नंबर 24 48 72 और 96, ये वो 4 नंबर हैं जो इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। आपने दोनों को जोड़ा है तो आपने 2 बार जोड़ दिए, तो एक बार तो कम करो। यानी कि मुझे पता लग चुका है कि ये मेरे वो नंबर्स हैं जो 6 और 8 से डिवाइड होते हैं। अच्छा जी, अब आप चाहते हैं कि मुझे उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए जो 6 और 8 से तो डिवाइड होते हों लेकिन 24 से डिवाइड ना होता। इन 24 नंबर के अंदर अभी भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो 24 से डिवाइड हो रहे हैं। आप जानते हैं कौन से हैं? यही वाले हैं। ये 2 बार आ गए थे, एक बार आपने हटा दिया, लेकिन अभी भी एक बार इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 6 और 8 बट नॉट 24, ऐसे कितने होंगे सर? ये कुल 24 नंबर हैं, इसमें से 4 नंबर कम कर दो। कुल मिला के सर यहां पर 20 नंबर ऐसे हैं। ये नॉर्मल अप्रोच चल रही है हमारी। सर कुल मिला के यहां पर 20 नंबर ऐसे हैं जो 6 या 8 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होते, इन 100 में से। सादा भाषा में अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें तो आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी कि सर 6 और 8 से डिवाइड होते हो और नॉट 24 से डिवाइड होते हो। ऐसे आउटकम मेरे पास 20 हैं, पूरे आउटकम मेरे पास 100 हैं। सो द आंसर इज 1/5। एक नॉर्मल तरीका हमारा सवाल करने का। दूसरा तरीका, इवेंट डिफाइन करिए। पहली इवेंट, वो नंबर जो 6 से या 8 से डिवाइड होता हो, डिविजिबल बाय 6 और 8। दूसरी इवेंट डिफाइन करिए, नॉट डिविजिबल बाय 24। आप इसका इंटरसेक्शन चाहते हैं, क्या कर सकता हूं सर? मैंने ये पढ़ा है, पहले वाली ले लो इनटू दूसरे वाली जब पहला हो चुका है, यही है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 6 और 8 से डिवाइड होने वाले नंबर, सादा भाषा सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात चल रही है। 6 और 8 से डिवाइड होने वाले नंबर होते हैं 24। डन है? हाँ जी। तो 24 आउट ऑफ 100। दूसरी तरफ ऐसे नंबर जो 24 से डिवाइड ना होते हो, 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 100 से डिवाइड नहीं होता है? 1 से 100 के बीच में सर, 1 से 100 के बीच में ऐसे नंबर जो नॉट डिविजिबल और 6 और 8 से डिवाइड भी होते हो। यहां बी गिवन ए लिखा हुआ है, प्लीज इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर बी गिवन ए लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 और 8 से डिवाइड होने वाले नंबर मुझे पता लग चुके इतने, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि मेरे को वो नंबर चाहिए जो 24 से डिवाइड ना होते हो लेकिन 6 और 8 से डिवाइड होते हो। ऐसे कितने होंगे? सोच के बोलना। तो सर ये कुछ ऐसा होगा कि यहां पर आपके पास आ रहे होंगे, यही वो नंबर है मैंने यहां पर लिखा हुआ है
6 और 8 से डिवाइड होते हैं लेकिन 24 से डिवाइड होते हैं। ऐसे कितने नंबर है मेरे पास? 20 नंबर है सर, आउट ऑफ 24। सो व्हाट वी आर हैविंग 1/5। यहां पर बी गिवन ए निकालना था मेरे को, मतलब बी जब ए हो चुका है, तो जब ए हो चुका है, तुम खुद सोचो ना, जब ए हो चुका है तो बी गिवन ए 20/24, इजंट इट? सो दिस इज द वे कि जब आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल को मैं फ्लिप कर दूं थोड़ा सा, मान लो इवेंट मानने में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट बोल रहा है मैंने ए दिया है नॉट डिविजिबल बाय 24 और बी दिया है डिविजिबल बाय 6 और 8। कहां फर्क पड़ जाएगा? अब मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आगे, ए आपका बदल चुका है, ध्यान रखेंगे, बी गिवन है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल, सो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने भाई इसको जब इवेंट को लेट किया है, तो इवेंट को लेट करते टाइम हमने इवेंट बदल दिए, फर्क कहां पर पड़ेगा जरा सोचिए। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, एक्चुअली में ए बदल चुका है, मुझे वो नंबर देखने हैं जो 24 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 24 से डिवाइड होने वाले तो ये 4 थे, 24 से जो डिवाइड नहीं होते हैं वो कितने हैं सर? वो है 96। टोटल नंबर कितने हैं? 100। अच्छा जी, दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जबकि ए हो चुका है, ए हो चुका है मतलब सर मैं वो नंबर ले चुका हूं जो 24 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि मेरे पास अब 96 नंबर है, मेरा सैंपल स्पेस कम हो गया है, 96 नंबर्स हैं मेरे पास। ओके, इस सैंपल स्पेस पर मुझे बी करना है। इस बार मेरा बी क्या है? वो सारे नंबर जो 6 और 8 से डिवाइड होते हैं, 6 और 8 से डिवाइड होने वाले नंबर। अच्छा ये ना, क्योंकि 24 से डिवाइड होने वाले तुम पहले ही निकाल चुके हो, तुम्हारे पास सैंपल स्पेस में ही वो नंबर बचे हुए हैं जो 24 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इन दैट केस 96 ऊपर आएगा आपका 20, 24 नहीं आएगा। प्लीज ऐसा मत सोचना 6 और 8 से डिवाइड होने वाले तो सर 24 होते हैं, बट उन 24 में से वो 4 नंबर आप पहले रिमूव कर चुके हो। सो दिस टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज अगेन 1/। सो द बेसिक आइडिया ऑफ दिस, जहां हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की बात कर रहे हैं, द बेसिक आइडिया इज दिस कि दो चीजों के होने की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, साथ साथ होने की, बट वहां पर कुछ ऐसा है कि हाँ उनके बीच में एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि जी ये होने के बाद ही ये हो रहा है या ये होने के बाद ही। हाँ वो ऑर्डर मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया कि मैं कह रहा हूं कि 6 और 8 डिविजिबिलिटी नॉट डिविजिबल बाय 24, या 24 की डिविजिबिलिटी 6 और 8 को मैंने इवेंट बी बना के दिखा दिया। एक प्रॉब्लम इस पर और देखते हैं, ठीक है? वेल ऑलराइट, तो लेट्स एक सवाल लेते हैं कि से देयर आर 5 रेड बॉल एंड से 5 ब्लैक बॉल, है ना, इन अ बैग, ठीक है? कह रहा है 3 balls आर सेलेक्टेड, 3 balls आर selected in a manner like चलो ऐसे ले लेते हैं रेड रेड ब्लैक, मतलब इस ऑर्डर में चाहिए। 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, लेकिन 3 बॉल तो सेलेक्ट करनी है, वो क्या है? पहली रेड हो, दूसरी रेड हो और तीसरी ब्लैक बॉल हो। अच्छा, तो अब इस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं। सर यहां पर ना एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पर आप कह रहे हो कि पहले तो 3 इवेंट डिफाइन कर लें। इवेंट 1 रेड बॉल, इवेंट 2 रेड बॉल, इवेंट 3 ब्लैक बॉल, और आप कुछ ऐसा चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2 इंटरसेक्शन इवेंट 3, तीनों इवेंट हो बट एक ऑर्डर फिक्स कर दिया है। यानी कि कुल मिला के मेरे पास देखा जाए तो 10 बॉल है, 10 में से मैं 3 बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन 3 बॉल में से कुछ जो सिलेक्शन का ऑर्डर आएगा, पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी ब्लैक, ये चाहिए मेरे को।
मेरा थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम बोलता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले वाले की ले लो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे वाले की जबकि पहला हो चुका है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरे वाले की जबकि पहला और दूसरा दोनों हो चुके हैं। ठीक है, ओके। सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मेरे पास टोटल कितनी बॉल है? 10। 10 में से मेरे को पहला काम है रेड बॉल निकालना। रेड कितनी है? 5। तो सर E1 की प्रोबेबिलिटी 5/10। नंबर 2, अब दूसरी भी रेड चाहिए, लेकिन मसला ये है, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलना प्लीज, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो अब आपने क्या किया सर? एक बॉल आप निकाल चुके हैं। एक बॉल जो आपने निकाली थी वो रेड निकाली थी, वहां पर अब बॉल रह गई है 9, यानी कि मेरा सैंपल स्पेस कम हो चुका है इसकी वजह से, इवेंट 1 हो चुकी है, तो सैंपल स्पेस में वहां बॉल रह गई है 9। अच्छा, उन 9 में से भी आई एम श्योर कि एक रेड निकल चुकी है, तो अब जो दूसरी रेड आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9। नाउ कम टू द इवेंट 3। अब सर ये दोनों इवेंट हो चुकी हैं, दोनों इवेंट मतलब 2 रेड बॉल आप निकाल चुके हो, तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस में आपके में कितना रह गया? 8। लेकिन आप जो चाहते हो इस 8 में से इस बार ब्लैक निकालना चाहते हो, ब्लैक कितनी है? 5। तो अब अगर आप देखेंगे तो इट विल बिकम 4 2 जा 8। आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है। 5 2 जा 10, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा। सो द आंसर इज 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 5/36। तो 3 इवेंट। अच्छा, इसी सवाल को अगर मैं ऐसे बोलता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक, मैं ऑर्डर नहीं देता, तो इस सवाल को हम कैसे कर रहे होते? डू यू हैव एनी आइडिया? ये बेसिक प्रॉब्लम बन गई होती है। अब सर 10 बॉल है, ओके, 10 में से 3 सेलेक्ट करनी है, टोटल आउटकम कितने हुए? टोटल आउटकम ऑब्वियसली 10C3। 10 में से 3 सेलेक्ट करने के कितने तरीके? ठीक है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं? फेवरेबल आउटकम एक तो रेड सेलेक्ट करने के तरीके, तो 5 में से 2 रेड चाहिए, 5C2, और इनटू, क्योंकि 2 होने के बाद ही मेरी इवेंट कंप्लीट मानी जा रही है, और मेरे को एक ब्लैक सेलेक्ट करनी है 5 में से, 5C1। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता अपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 1 ब्लैक, तो क्या होता? तो ये होता 5C2 इंटू 5C1 डिवाइड बाय 10C3, जो क्या आ रहा होता? 5C2 का मतलब क्या होता? 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। 5C1 का मतलब तो 5 ही है। 10C3 का मतलब क्या होता? 10C3 10, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। सो इट विल बी, क्या हो रहा होता बॉस? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कौन किससे हो रहा है यहाँ? 2 2 जा 4, ये ऊपर खत्म करो इसको, ये 2 4 जा 8, ये ऊपर खत्म करो, ये 3 3 जा 9, ये ऊपर खत्म करो। सो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, तो यहाँ आ रहा होता डिवाइड बाय 10 3 जा 30, 30 4 जा 120, और ये इससे कैंसिल होके दे रहा होता 5/12 इफ माय कैलकुलेशन इज ओके। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 4 2 1 5 1 10 9 8 और 10C3 लगा हुआ है, तो 3 2 1 हो गया। फाइन, ठीक है जी। तो 2 4 जा 8 की मैंने कैंसिल किया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 10 जा 120 एंड इट इज। अब देखो दोनों सवालों में अंतर कहां आ गया? यहां पे कह रहा है सिर्फ 2 रेड बॉल 1 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है, कोई ऑर्डर नहीं है, 3 सेलेक्ट करनी है, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी का सवाल। लेकिन यहां पे कह रहा है कि मेरे को 2 रेड और 1 ब्लैक ही सेलेक्ट करनी है, बट इन ऑर्डर, पहले वाली रेड, दूसरे वाली रेड, तीसरी वाली ब्लैक। तो मेरे को यहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काम करेगी। अभी तक कुल मिला के 2 मेन बातें हुई हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब काम करती है। थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेजरली तब काम कर रही है जब हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास 2 या 3 इवेंट हम एक साथ निकालने की करने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बट उनके बीच में एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है, तब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये 2 टॉपिक्स आपके, आई होप कि आपको अब तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब 2 बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं। द फर्स्ट वन इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड द अदर वन इज द बेस थ्योरम, और मोस्टली बोर्ड में सवाल आपका इन्हीं में से आता है। Actually, first time I'm trying to summarize the almost complete chapter in a single effort.
सो कई सारे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, कई बार मैं भूल जा रहा हूँ कि इसका चार्ज नहीं हो रहा है तो इसको चार्ज किया है, कई बार मोबाइल का बैटरी जा रहा है, तो वो थोड़े से अभी एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। वेल चलो अगली चीज हम लोग करने जा रहे हैं विच इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और दूसरी तरफ मैं साथ की साथ ही लेके चल रहा हूं बेस थ्योरम को। बेस दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड करते हैं जब मैं सवाल पढ़ता हूं, तो मुझे ये बड़ा क्लियर से पता होना चाहिए कि भाई सिमिलर साउंड कर रहे हैं, डिफरेंस कहां पे आ रहा है लैंग्वेज में। पहले तो अप्लाई कहां होते हैं, अभी तक हमने जितनी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है या की है उसमें जो मेरा सिलेक्शन था, इवेंट जो मैं सेलेक्ट कर रहा था उसका सोर्स कोई एक ही सोर्स बैठा हुआ है। लाइक अगर मैं बात करता हूं कि मेरे को बॉल सेलेक्ट करनी है, तो एक बैग है, एक बैग है, आई रिपीट एक बैग है, उसके अंदर 5 रेड 3 ब्लू 2 व्हाइट बॉल पड़ी हुई है, यानी कि बॉल सेलेक्ट करने का जो सोर्स है मेरे पास दैट इज अ सिंगल बैग। अच्छा कैसा हो अगर आपको बोला जाए कि वहां पर 3 अलग अलग बैग हैं या 2 अलग अलग बैग हैं या 4 अलग अलग बैग हैं, इसमें भी रेड और येलो पड़ी 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 हैं, आपको कोई एक रेड बॉल निकालनी है रैंडमली। रैंडमली से मतलब हो गया अब आपको बैग भी पता नहीं कौन से बैग में आपका हाथ जाने वाला है, बैग 1 बैग 2 बैग 3 बैग 4। तो अब आपके पास जो सोर्सेज हैं अपनी इवेंट को करने के, अपनी फेवरेबल इवेंट को करने के, वो एक से ज्यादा है। तो ये दोनों ही थ्योरम के सवाल तब बनते हैं जब जिस इवेंट को आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जिस इवेंट के होने की, उसके होने के सोर्सेज कई ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आएगी, मैं अपने घर से स्कूल जा सकता हूं, कार से भी जा सकता हूं, बस से भी आ सकता हूं, स्कूटर से भी आ सकता हूं, साइकिल से भी आ सकता हूं, और मैं घर से स्कूल चला गया और बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी की ये ऐसे, तो मेरा घर से स्कूल में पहुंच गया ऑन टाइम, ये तो ठीक है, लेकिन पहुंचने के सोर्सेज अलग अलग थे, हर सोर्स का अलग अलग, इससे भी पहुंच सकता था, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी कि यहां पर मेरी डिजायर्ड इवेंट, उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताइए कि आप ऑन टाइम स्कूल पहुंच गए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि यार कौन से स्कूटर से आया था, बस से आया था, कार से आया था, किससे आया था। दोनों ही में सबसे बड़ा अंतर सिर्फ यही पड़ता है, पहले तो इनकी लैंग्वेज में हम पिक कैसे करेंगे सवाल, जब मुझे लगता है कि जिस बात की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं उसको होने के लिए भी अलग अलग सोर्सेज बैठे हुए हैं। एक छोटे से एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं इसको, वही सिंपल सा एग्जांपल, लेट से ये हमारा बैग 1, ये हमारा बैग 2 और ये हमारा बैग 3। मान लेते हैं यहां पर 2 रेड और 3 येलो हैं, यहां पर 3 रेड और 4 येलो बॉल हैं, यहां पर 1 रेड और 2 येलो बॉल है। अब आपको बोला जाए कि आपको एक रेड बॉल निकालनी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो यहां सवाल फंस गया, अब मुझे यही नहीं पता कि रेड निकालने के लिए मैं B1 सेलेक्ट कर रहा हूं, B2 कर रहा हूं, B3 कर रहा हूं, पहले तो यही नहीं पता चल रहा है। इस तरह के सवालों में आप लगाते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरम क्या है वो देख लीजिए पहले तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे निकलती है, ठीक है, तो मैं इनको ना अगर सोर्स नाम दे दूं तो ठीक है, ये मेरे लिए सोर्स 1, ये मेरे लिए सोर्स 2, ये मेरे लिए सोर्स 3, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूं सोर्स में, आप शायद आप भी रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरा रेड, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते कैसे, सर पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालो आप बैग 1 में हो, बैग 2 में हो, बैग 3 में हो, इनकी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स 1 इनटू फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सोर्स 1। क्या बोला मैंने कि भाई पहले तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी ले ली कि हाँ जी बैग 1 से हम बॉल निकालने वाले हैं, फिर अब क्योंकि बैग 1 सेलेक्ट हो गया है तो अब ये कंडीशनल में चला गया कि आप बैग 1 से येलो बॉल निकालेंगे, तो येलो बॉल गिवन दैट बैग 1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स 2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर से येलो बॉल सोर्स 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स 3 इनटू फिर से येलो बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स, एंड दिस इज इन द कंटिन्यूएशन, जितने भी आपके पास अलग अलग सोर्सेज हैं उन सबको इस पैटर्न पे आप जोड़ते चले जाते हैं, तो यू गेट द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कि आपका रेड। जैसे मैं अप्लाई करता हूं, अच्छा मसला क्या है, मसला ये है कि सर बैग 1 बैग 2 बैग 3, या तो वो इनकी प्रोबेबिलिटी मुझे बता दे कि आपका हाथ बैग 1 में जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी है,
बैग 2 में जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ बैग के सिलेक्शन की बात चल रही है। और अगर वो ना दे तो मैं मान के चलता हूं ये तीनों इक्वली लाइकली हैं, यानी कि बैग 1 के सेलेक्ट होने के चांसेस या उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, बैग 2 की 1/3, बैग 3 की 1/3। ओके, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 की बात करता हूं तो कितनी आने वाली है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, सोर्स 2 कह रहा हूं मैं उसको, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। तो आपका सबसे पहला काम तो ये हो जाता है यहां पर कि आपको अपने जो भी सोर्सेज हैं उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। फिर अगर सर ये हटा देते हैं, अभी यहां कर लेंगे, अगर सर ये हो गया है, आपने इसमें से बॉल निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉल S1 से, तो सर S1 तो सिलेक्ट हो ही गया। अब ए बॉल ए क्या है, रेड निकालनी है। कुल मिला के 5 बॉल हैं, उसमें से रेड, यानी कि 2/5। अच्छा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब S2 चल रहा है, S2 सेलेक्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी यानी कि रेड निकालनी है आउट ऑफ 7, यानी कि 3/7। और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आउट ऑफ S3, यानी कि इस बार 1/3। नाउ द क्वेश्चन इज डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 विच इज 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी 1/3 इनटू यहीं से बॉल आएगी 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 1/3 into 1/3. So what we are having? We are having 2/5, 3, 15 plus 3 से 3 खत्म करो 7 plus 9 and just solve this. So you will get the probability of theorem of total probability कब लगेगी? Theorem of total probability तब लगेगी जब जो बात आप करना चाहते हैं उस बात को करने के लिए आपके पास अलग अलग सोर्सेज हैं, हर सोर्स से वो बात हो सकती है, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी पूरी प्रोबेबिलिटी। अब यहीं पर मैं बात करने जा रहा हूं कि बेस में और इसमें कहां अंतर आ जाता है। इसी सवाल को कनेक्ट करते हैं जरा। 2 रेड 3 येलो, 3 रेड 4 येलो, 1 रेड और 2 येलो। लेट्स से मेरा S1, ये मेरा S2, ये मेरा S3, और इनकी प्रोबेबिलिटी भी अभी मान लेते हैं इक्वली लाइकली है। या तो वो सवाल में देगा और नहीं देता तो आप इक्वली लाइकली मानेंगे उनको। ओके, अब उसने कहा है कि मैंने यहां पर एक बॉल निकाली है और वो बॉल रेड बॉल आ गई है, ये कंफर्म हो चुका है रेड बॉल आ गई है, और उसको रेड की प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट भी नहीं है। वो कह रहा है मुझे ये बताओ कि ये जो रेड बॉल आई है ये सोर्स 1 में से आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड बॉल जो आई है वो कहां से आई है, सोर्स 1 में से आई है, यानी कि इस बार देखा जाए तो गिवन तो ये हो चुका सर कि रेड आ गई है, बात समझ रहे हैं। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन दैट क्या है बेस थ्योरम। अब जरा देखिएगा अंतर कहां पड़ा। यहां मैं एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं और यहां पर मैं एक सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। इवेंट तो हो चुका, उसको ए में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसने बता दिया बॉस हो चुका, ये तो रेड बॉल आ गई है। आप तो मुझे बता दो कि रेड बॉल S1 में से आई है, या आप तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो S2 में से आई है, या आप तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो S3 में से आई है। यानी कि इस बार वो सोर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, उस मेथड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम कुछ ऐसे बोलती है, अगर हम S1 गिवन ए पर निकाल रहे हैं तो ये चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S1 अपॉन बाकी सारे के सारे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S3। फॉर एग्जांपल इसी सवाल को कर लेता हूं मैं कि उसने कहा है बॉस रेड बॉल तो आ गई है, आप मुझे बता दीजिए कि वो पहले वाले बैग में से आई है, S1 से आई है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 1/3 है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S1 आपने यहां भी निकाल रखा था, वही चलेगा कि सर S1 सेलेक्ट हुआ है और वहां से आप ए निकालना चाहते हैं तो 2/5 डिवाइड बाय अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चला है सर 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू सेम नंबर्स आ रहे हैं 3/7 प्लस 1/3 इंटू 1/,
सो व्हाट यू आर हैविंग, यू आर हैविंग 515, यहां पर क्या चल रहा था 2/15 प्लस 1/7 प्लस 1/9 एंड यू विल गेट योर आंसर। दोनों बातों में अंतर कहां पर है, अभी हम कुछ एक सवाल और भी करेंगे, दोनों बातों में अंतर कहां पर है वो समझना जरूरी है। यहां पर आपसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कोई ए है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, और यहां पर बेस में पूछेगा ए हो चुका है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर सोर्स से हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी यहां पर पूछेगा सोर्स की। दोनों सवाल पढ़ने में बड़े सिमिलर लगते हैं, लेकिन अगर आपको यह समझ में आ गया कि यहां पर मुझसे किसी मेथड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जबकि यहां पर मुझसे पूछ रहा है कि ये काम हो जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, देन इट इज वेरी मच क्लियर। तो थ्योरम तो ये है बॉस, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये रखी हुई और बेस थ्योरम आपकी ये रखी हुई। आपकी बुक्स में मैं S1 S2 S3 थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूं, मैं आपको बता चुका हूं। आपकी बुक्स में इसको E1 E2 E3 से क्या रखा होगा उन्होंने। वापस से एक बार चीजों को कोशिश करता हूं कि मैं समराइज कर सकूं, उसके बाद जल्दी से एक दो सवाल लेके और हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमको दोनों में कंफर्ट बैठ गया है। देखो जरा पिक्चर से समझने की कोशिश करना, कोई एक काम है ए, उसको करने के लिए आपके पास कोई S1 बैठा हुआ है, कोई S2 बैठा हुआ है, कोई S3 बैठा हुआ है। अब आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। S1 से ए की प्रोबेबिलिटी, जब S1 होगा तो आप बोलेंगे भाई ए हुआ है S1 में से, यहां से भी हो सकता है सर ए हुआ है जब S2 हुआ है, और यहां से भी हो सकता है सर ए हुआ है जब S3 हुआ है। इनकी अपनी अलग अलग प्रोबेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, या तो सवाल देगा या आप उसको इक्वली लाइकली इवेंट मान लेते हैं। निकालना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, सर कुछ ए हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अलग अलग जगह से हो सकता है। ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले इसको करिए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ है कहां से सर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 सेलेक्ट करिए और फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 लीजिए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S3। अगर मुझे कोई ए निकालना है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, सर ये कोई ए है और ये हो चुका है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो आप ये बताओ यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, बस ये हो गया है। मुझे तो आप ये बताओ कि वो मेथड S1 से ही हुआ है या S2 से ही हुआ है, मान लो S2 कह रहा है, तो मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी S2 क्या है जबकि ए हो चुका है, ए गिवन है। यानी कि इसमें आप मेथड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मेथड की, मेथड पर फोकस है, यहां पर आउटकम पर फोकस है। निकलेगा कैसे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 आएगा ऊपर, जो है वही आएगा ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, और नीचे सेम इस पूरे से डिवाइड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन। दिस इज द डिफरेंस, लुक एट हियर, यहां हम ये निकाल रहे हैं जबकि यहां हम ये या ये निकाल रहे हैं। तो बेस थ्योरम में और टीटीपी में, इट इज इन शॉर्ट आपको टीटीपी सुनने को मिलेगा ज्यादा। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सवाल आप इजीली कर लेंगे। आई होप की बात क्लियर हो चुकी है, वहां पर आप आउटकम निकाल रहे हैं, यहां पर आप सोर्स निकाल रहे हैं, वो तरीका ढूंढ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं जहां से ये बात हो चुकी है, बात तो हो चुकी है। इस पर जल्दी से एक दो सवाल देखते हैं, सवाल लिखेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो सवाल टीटीपी का है या वो सवाल बेस थ्योरम का है। ओके चलिए जी, वेल आई एम हैविंग फ्यू प्रॉब्लम्स। चलो जी, कह रहा है क्वेश्चन, ए रेयर जेनेटिक कंडीशन इफेक्ट 0.1% of population, done, 99% of true positive rate
of sick people, okay, and 2% of positive rate of healthy pupil. If a patient is selected randomly, what is the probability probability that he actually have that condition? ठीक है जी। वेल अब देखो, सवाल को लिखने का स्ट्रक्चर करने का तरीका समझो, और अगर तुम्हें स्ट्रक्चर करना आ गया है तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे नहीं पता ये सवाल टीटीपी से है या सवाल बेस से है। कह रहा है कि अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन निकालें तो उसमें से करीब 0.1% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको कोई जेनेटिक बीमारी है, कंडीशन है। 0.1% पॉपुलेशन, बाकी जो बची हुई पॉपुलेशन उसको नहीं है। उसमें से भी क्या हो रहा है कि 99% तो ट्रू पॉजिटिव रेट आता है। अगर आदमी बीमार है और उसने टेस्ट करवाया तो वो बीमारी आ जाएगी, ये 99% कंफर्म है। हमेशा तो टेस्ट भी सच नहीं होता। और अगर वो आदमी बीमार नहीं है फिर भी बीमारी आ जाएगी, इसके चांसेस 2% है। अब मुझे ये बताओ कि एक आदमी हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको वास्तव में बीमारी है? मतलब ये तो बात कंफर्म हो गई है कि उसको बीमारी है, लेकिन वास्तव में बीमारी, टेस्ट में आई है जी बीमारी, अब ये नहीं पता लग रहा कि इसको वास्तव में बीमारी थी इसलिए बीमारी आई है, या ये हेल्दी आदमी था गलती से बीमारी आ गई है। तो अब यहां पर मैं जो इस आदमी को सेलेक्ट कर रहा हूं, बीमार जो आदमी है, ये दो ही पूल में से आ सकता है। या तो सर ये बीमार वाले पूल में से आ सकता है, या तो एक पूल है मेरे पास सिक लोगों का, या एक पूल है मेरे पास हेल्दी लोगों का। अच्छा अच्छा, इनका इन पूल्स का भी तो अपना प्रोबेबिलिटी होगा। सिक लोग कितने हैं सर? सिक लोग हैं 0.1%, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है इनकी वो है 0.1 डिवाइड बाय 100। और ये कितने हैं इनकी प्रोबेबिलिटी? सर ऑब्वियसली 99.9% डिवाइड बाय, भाई कुल 100 होते हैं, 100 में से 0.1% अगर बीमार, 0.1 अगर बीमार है परसेंट में, तो 99.9% ठीक होंगे। यहां से एक बीमार, और आपने क्या करना है, रिपोर्ट आ गई है पॉजिटिव, रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई है। अगर बीमार आदमी की रिपोर्ट लेनी है तो बीमार आदमी की पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी, ये मैं ए बोल देता हूं, ये मेरा S1 और ये मेरा S2। तो A गिवन S1 से आएगा, ऐसा कैसे? 99% कंफर्म है। और यहां से तो सर मेरा आदमी बीमार सेलेक्ट होगा S2 से, इसके परसेंट हैं 2। अब उसने कहा है कि साहब बंदा तो बीमार है, हमें तो ये बता दो वो एक्चुअली में बीमार है, यानी कि वो यहीं से आया है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? सोर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि भाई बीमारी तो कंफर्म है कि वो बीमार आ गई है, उसकी रिपोर्ट बीमार की आ गई है, लेकिन वो सिक वाला, एक्चुअली का मतलब तो यही होता है ना कि वो वास्तव में बीमार है। तो मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है सर प्रोबेबिलिटी S1, यानी कि सवाल बेस पे चला गया, मेथड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, गिवन दैट A। कैसे निकालूंगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन S1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन S1 प्लस, सारी जुड़ती जाएंगी फिर तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन, लगाओ भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यहाँ डेसिमल हटा के 1 0 बढ़ा लेना, तो 1/1000 हो जाएगा ये, इंटू A S1 99 अपॉन कितना है जी? 100। चलो यहां पर तो सेम 1/1000 इंटू 99/100 प्लस S2 कितना है? S2 है जी 999, मैं डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ा रहा हूँ, 4 0, 3 0 हो जाने, और ये 2/100 क्या हो जाना है जी? ऊपर तो 99 है, नीचे 5 0, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 99 के नीचे 5 0 और तीनों तो 5 0, तो 99 प्लस 2 कितना हो जाए? 1001। सही है, डिवाइड बाय कितना हो रहा है जी? 99 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय, इसको जोड़ दो, 9 1 10 0 1,
9 1 10 0 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे कैंसिल, सो इट इज 99/1100। सवाल पहचानना था, इसकी तरफ ध्यान कम देना, पहले ये देखो कि क्या मैं सवाल पहचान पा रहा हूं या नहीं। पूरे सवाल को अगर आप कुछ इस तरह से फिगर आउट करना सीखिए तो शायद आपका काम आसान हो जाएगा। कि क्या बोला गया, उसने कहा जी एक बंदा सेलेक्ट किया है, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है, तो क्या वो वास्तव में ही बीमार है? तो यानी कि जो बंदा सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करने की दो बातें हो सकती हैं, या तो वास्तव में बीमार है या तो वास्तव में बीमार नहीं है। दो पूल में से बीमार बंदा आ सकता है और बीमार बंदा ढूंढा गया है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट हुई है वहां पर वो अलग अलग सोर्सेस से हो सकती थी। तो या तो टीटीपी पे जा रहा है या बेस पे जा रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इन दोनों में से किस पे जा रहा है? आप मुझसे कह रहे हैं कि बंदा तो बीमार है, वो आपने ढूंढ लिया है, लेकिन वो एक्चुअली बीमार है, यानी कि वो आपने यहीं से उठाया, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। बेस का सवाल है, बेस में जब आप कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप मेथड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। आई होप की बात क्लियर हुई होगी। दोनों में बस अंतर समझ के रखो। टीटीपी के सवाल में आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो सब में से, बेस के सवाल में आप इवेंट तो हो चुकी, उस मेथड की प्रोबेबिलिटी निकालते हो किसी एक की जिससे वो चाह रहा है कि इससे हुआ है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे टीटीपी से है या बेस से है। ऑलराइट, तो बेस थ्योरम और टीटीपी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। लाइक एक क्वेश्चन और देखते हैं। बार बार मैं एक ही चीज को बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप वर्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो बेस का सवाल है या टीटीपी का है। और आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, अगर उसने किसी सोर्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसी मेथड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो डेफिनेटली वो बेस से सवाल कर रहा है। और अगर उसने ओवरऑल किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो वो आपका टीटीपी का सवाल है। जैसे पीछे वाला सवाल आपने देखा, उसमें क्या था? बेस का सवाल था। अभी एक और सवाल मैं लिख रहा हूँ और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि बेस से है या टीटीपी से है। वेल, एन ईमेल इनबॉक्स receive messages that are classified as either personal, and that is 60%, work, and that is 30%, or advertisement, that is 10%. Fine. The probability that a personal message contain a word free है ना, फ्री एक वर्ड है, is 5%, work email contain free as 1%, and advertisement email contain free as 80%. Okay, find the probability that a random arrived email contain free। ठीक है जी। तो सवाल कुछ ऐसा है कि इसने कहा है कि एक ईमेल इनबॉक्स में 3 तरीके के मेल आते हैं, या तो पर्सनल मेल आते हैं, या वर्क से रिलेटेड, या एडवर्टाइजमेंट से, और हर एक मेल के आने के जो परसेंटेज है 60 30 10% है। इसके बाद कह रहा है कि एक वर्ड है फ्री, इंग्लिश का एक वर्ड है फ्री। पर्सनल वाला ईमेल है, उसमें ये वर्ड तकरीबन 5% आएगा।
वर्क वाला ईमेल है उसमें 1% आएगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट वाले जितने ईमेल हैं उसमें करीब 80% आएगा। इन्होंने कहा इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वर्ड तो ईमेल अराइव हुआ है कि उसके अंदर फ्री वर्ड आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए जो ईमेल हम फैच कर रहे हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन फ्री, यानी कि फ्री वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा है। अगर वो ये बोलता कि फ्री वर्ड आया है, मुझे बताओ पर्सनल वाले से आया है या एडवर्टाइजमेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता तो ये सवाल बेस पे चला जाता। लेकिन यहां पर सीधे सीधे फ्री वर्ड, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी है। आप ना ज्यादातर सवालों को अगर इस तरह से फिगर आउट थोड़ा सा करेंगे तो आसान रहेगा। एक ईमेल है हमारे पास पर्सनल वाला, दूसरा है हमारे पास वर्क वाला, और तीसरा है हमारे पास एडवर्टीजमेंट वाला। लेट से ये हमारा पहला सोर्स है, ये हमारा दूसरा सोर्स है, ये हमारा तीसरा सोर्स है, जहां से हम लोग फ्री वर्ड को ले सकते हैं। यहां से यहां से यहां से तीनों जगह से ये वर्ड फ्री आ सकता है। लेट से फ्री वर्ड आना मैंने ए इवेंट बोल दिया है, और मुझे इसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। अच्छा, अब इनकी इंडिविजुअल क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? पर्सनल वाले ईमेल कितने आते हैं? 60% आते हैं, सो इट इज एक्चुअली 60/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। इसको अगर मैं बोलता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कितना हो जाएगा सर? वो है 30%, सो 30/100। इसको अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 तो ये कितना है 80%, सो 80/100। अच्छा, पर्सनल वाले में फ्री लिखा हुआ होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज दे रखे 5%, तो मैं यहां से बोलूंगा पर्सनल वाले में फ्री लिखा हुआ है। ये देखो कैसे लिख रहे हैं इसको, फ्री लिखा हुआ है, गिवन मैंने क्या लिया है? पर्सनल वाला, यानी ए गिवन S1 मुझे दे रखा है कितना? 5/100। सिमिलरली यहां से ए गिवन S2 की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे दे रखा है हाउ मच? 1/100। यहां से अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S3 की, तो वो मुझे दे रखा है कितना? 80/100। और मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है पीए की। डोंट यू थिंक सवाल टीटीपी को बिलोंग कर रहा है? क्योंकि सर मुझसे जो मेरा आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ना कि मुझसे पूछा कि आउटकम किस सोर्स से आया है, उस सोर्स की प्रोबेबिलिटी बताइए। टीटीपी आप सभी को पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S3। So what we are getting? We are getting 60/100 multiplied by 5/100 plus 1/100 multiplied by 30/100 plus 80/100 multiplied by यहाँ कितना था? 80%, ये 10% था, my mistake, 10%. So it is 10 upon, so it becomes 300/10,000. It becomes 30/10,000 and become 800/10,000. So now what we are having? 1130/10,000. So what we are getting? 0.113 is the probability कि जो ईमेल हम फैच करेंगे, जो ईमेल हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, उस ईमेल के अंदर फ्री वर्ड लिखा होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बस यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं इस तरह का कोई वर्ड प्रॉब्लम हैंडल कर रहा हूं तो वो बेस को कंटेन कर रहा है या टीटीपी को कंटेन कर रहा है। कुल मिला के 4 मेजर टॉपिक्स हैं, एक सब टॉपिक इंडिपेंडेंसी का है। मोर और लेस ये 4-5 टॉपिक आपके पूरे प्रोबेबिलिटी के सिलेबस में है, एंड इन बोर्ड एग्जामिनेशन आप अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4-5 नंबर तक के सवाल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ से एक बड़ा सवाल बन ही जाता है। So if we are going to summarize the session, the first thing that we learnt is the conditional probability. तो conditional probability हम classical approach से भी कर सकते हैं, but sample size reduce हो जाएगा वहां पर। अदरवाइज हमको पता है कि probability of A given B अगर मुझे निकालना है तो that is A intersection B का probability divided by B का probability। अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाना है तो अप्लाई कब होनी है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को 2-3 इवेंट ऐसी होती दिख रही हैं जिनके साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, लेकिन वो एक ऑर्डर में हो रही हैं, उस पर हम एक सवाल देख चुके हैं ना कि अगर ऑर्डर नहीं है तो हम उसको नॉर्मल एनसीआर से कर देते हैं, और अगर ऑर्डर है तो फिर सोच के करना पड़ रहा है। तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसके बाद बेस और टीटीपी के ऊपर आई थिंक आई हैव डन फ्रॉम माय साइड, क्योंकि अब बस उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि आपको थ्योरम अगर पता है दोनों, तो बस इंपॉर्टेंट काम ये रहता है कि मैं प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ या नहीं, कि वो बेस पर अप्लाइड है या फिर टीटीपी पर अप्लाइड है। इंडिपेंडेंसी के लिए हम बात कर चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, आना चाहिए। सो
दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि सेशन में आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, एंड डू द अप्रिसिएशन इफ यू फील कि यस इट इज़ गुड, है ना। बट डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये और हेल्प करेगा। जैसे जैसे मुझे जब टाइम मिलता है आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आगे कहीं कोई टाइम मिलेगा तो आई विल ट्राई टू कवर some any other chapter. If you are having any kind of requirement कि ये particular chapter थोड़ा सा simplified language में बता दिया जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में भेज दीजिएगा। आई विल ट्राई। रेगुलर टाइम तो मैं नहीं दे पाता हूँ, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपके लिए कर सकूँ। चलो, थैंक्स।